चलो आगे बढ़ते हैं हम। असाइनमेंट दिया था मैंने लास्ट क्लास में, उसको डिस्कस कर लें। चलो पहले कैलोरीमेट्री की बात करें। कैलोरीमेट्री में एक्सरसाइज में हमने अप टू 9 तक डिस्कस कर लिया था, उसके आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17। देखो सीधी सी बात है, इसमें भी कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, पहले 17 देख लो। अब 17 प्रॉब्लम, इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर ब्लॉक रखा है, स्लाइड करके यहां पहुंचता है, ठीक है। एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ये, ठीक। स्लाइड्स डाउन थ्रू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस स्लाइड करता है, तो कितना हीट जनरेट हुआ, कितना टेम्परेचर चेंज होगा। देखो सीधी सी बात है कि ये नीचे आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ जो भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कितना लॉस हुआ मैकेनिकल एनर्जी का, mgh, h निकाल लो, उतना हीट बनेगा, और हीट के कारण क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाए। डेल क्यू इक्वल टू एम एच डेल्टा टी, ये होना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब इसमें जो है हो जाएगा ना 17th, 16th, 16th प्रॉब्लम में क्या है, A ball is dropped on a floor from height of 2 मीटर और कोलिजन के बाद वापस 1.5 मीटर की हाइट तक जाती है। 2 मीटर हाइट से गिराया कोलिजन के बाद, हाँ तो चलो ये देख लो, 2 मीटर हाइट से गिराया, वापस 1.5 मीटर की हाइट तक गया, इसका मतलब लॉस कितना हुआ, तो आप ये h देख लो, 0.5 मीटर। इतना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वो हीट में कन्वर्ट होगा, और इसमें दिया है कि सिर्फ 40% मैकेनिकल एनर्जी का जो लॉस है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप पूरे लॉस को नहीं लोगे, mgh, इसका 40% ही उस बॉल को मिल रहा है, 0.4 इंटू mgh, इतना हीट में कन्वर्जन होगा, ठीक। देन 15th, दो ब्लॉक हैं, मास दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके आ रहे हैं, 10 kg, 20 kg, और स्पीड जो है इनकी 10 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड है। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और टकराते हैं। कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन है, अगर कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन है तो दोनों चिपक जाएंगे। टोटल मास 30 kg, मोमेंटम कंजर्वेशन से हम स्पीड निकाल सकते हैं, तो मोमेंटम कितना होगा, 20 इंटू 20 माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू टोटल मास, ठीक है। सो इट इज 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी फाइनली। अब आप समझ सकते हो कि इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो जितना भी लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का वो हीट में कन्वर्ट होगा।
और हीट में कन्वर्जन हुआ तो अल्टीमेटली टेम्परेचर चेंज होंगे। फिर यहाँ पर तो सिर्फ थर्मल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकाल लो। ठीक है, इसके आगे कोई डाउट? कैलोरीमेट्री हो गया। हाँ, 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, देखो ब्लॉक को स्प्रिंग से लटकाया हुआ है और ये पानी के अंदर है, पानी में डूबा हुआ है। सबसे पहले आप समझो प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है। हमें पूछा है कि अगर इस स्प्रिंग को कट कर दिया जाए तो ये ब्लॉक नीचे गिरेगा पानी में, ठीक है, और फाइनली टेम्परेचर में कितना राइज होगा। टेम्परेचर में राइज क्यों हो रहा है पहले तो ये जान लें। स्प्रिंग को कट किया, स्प्रिंग के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है, सीधी सी बात है, कट करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो जो भी एनर्जी है उसका लॉस होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो ब्लॉक है ये नीचे गिरेगा, टकराएगा ग्राउंड से और फिर रुक जाएगा। रुक गया मतलब इसकी एनर्जी का भी लॉस है। पानी में हलचल होगी, थोड़ी देर के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब जो भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है वो हीट में कन्वर्ट होगा। ठीक, अब कितनी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है? स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की mgh, इतना लॉस हुआ। ये पूरा एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगा और जो हीट है दैट शुड बी इक्वल टू ms डेल्टा टी। यही करना है। अब आपको x पता करना है, तो x पता कर सकते हो। इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसका वेट, इस पर बुयांट फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट पानी के कारण, और स्प्रिंग इसको खींचेगा। तो kx प्लस f इज इक्वल टू w। यहां से आप x निकाल लेना, x को यहां पुटअप करना, तो हमें मिल जाएगा कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। और क्या था कैलोरीमेट्री में? ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे थे मैंने कैलोरीमेट्री में। कैलोरीमेट्री के ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे थे। कैलोरीमेट्री में ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे थे। ऑब्जेक्टिव 1 कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव 2 6th हीट ऑफ द कैलोरीमेट्री में ऑब्जेक्टिव 2 6th क्वेश्चन, हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट। दिस मीन्स ए, व्हेन वी सप्लाई हीट टू अ बॉडी वी डू वर्क ऑन इट। हीट सप्लाई किया है इसका मतलब हमने उस पर वर्क किया है, नहीं। देखो हीट और वर्क इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि एक्चुअल में हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये उसका मतलब है। बोथ आर एनर्जी, बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये इसका मतलब है। ठीक है, व्हेन वी डू वर्क ऑन अ बॉडी वी सप्लाई हीट टू इट। नो, वर्क किया मतलब वर्क किया है। ये बात अलग है कि वो वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है। सी, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड बाय डूइंग वर्क ऑन इट। यस, इट इज ट्रू। अगर आप बॉडी पे वर्क करते हो, दबाते हो उसको, तो दबाने के कारण क्या होगा, आपने वर्क किया है, वो वर्क जो है एनर्जी अंदर जाएगी। अब वो एनर्जी जो है उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो दबाने के कारण आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। एग्जाम्पल इस तरह का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, गेहूं की पिसाई होती है, आटा गर्म हो जाता है, वहां भी यही चीज हो रही है। या आप किसी वायर को मोड़ते हो, उसमें वो गर्म हो जाता है। ये शो करता है कि आप वर्क करोगे तो वो गर्म हो सकता है। डी, अ बॉडी केप्ट एट रेस्ट मे बी सेट इनटू मोशन अलोंग लाइन बाय सप्लाइंग हीट टू इट। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उसको हीट सप्लाई करो
और वो हीट उसके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सीधे नहीं हो सकता है, कुछ और मैकेनिज्म होना चाहिए इंजन के टाइप, ऐसा नहीं हो सकता सीधे। ठीक है, इसके बाद कैलोरीमेट्री के अलावा और भी था असाइनमेंट। स्पेसिफिक हीट में 20 तक डिस्कशन हो चुका था, उसके आगे बोलो कोई डाउट हो तो। 21, 22, 23, 4, हाँ एक एक करके 25, 26, 27, 26 और 27 बताया था मैं। स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 26, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है विथ एडियाबैटिक वॉल्स एंड फिटेड विथ एडियाबैटिक सेपरेटर। इसकी वॉल्स भी एडियाबैटिक है और बीच में सेपरेटर भी एडियाबैटिक है। ठीक है, सेपरेटर को हम स्लाइड कर सकते हैं। आइडियल गैस फिल की है जिसका गामा दिया है 1.5। अभी दोनों तरफ इक्वल प्रेशर और टेम्परेचर है और वॉल्यूम भी इक्वल है। ठीक है ना, अब उसको स्लाइड करके हम ऐसी पोजीशन में ला रहे हैं जहां पे वॉल्यूम 1:3 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर का रेशियो बताना है दोनों तरफ। अब देखो, हमने इसको स्लाइड किया और इस पोजीशन में ले आए। इनिशियल वॉल्यूम में दोनों का V और V ले रहा हूं, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? 1:3 रेशियो, मतलब इधर V/2 और इस तरफ 3V/2 होना चाहिए। और नए प्रेशर और टेम्परेचर P1 T1 और P2 T2। अब समझना, इसमें दो सिस्टम हो गए, 1 और 2, और दोनों का सराउंडिंग जो है एडियाबैटिक वॉल, मतलब दोनों को बाहर से हीट नहीं मिल सकती है, तो दोनों में सेपरेटली एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आप टेम्परेचर और प्रेशर निकाल सकते हो। 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो टीवी गामा -1 कांस्टेंट होता है, तो T इंटू V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर T1, वॉल्यूम कितना हो गया इसका 3V/2 गामा -1, T1 हो गया T इंटू, ठीक है, 2/3 गामा -1। ऐसे ही सेकंड कंपार्टमेंट जो है उसमें भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, उसके लिए भी रिलेशन यूज करें। इनिशियल टीवी गामा -1 इज इक्वल टू फाइनल T2 वॉल्यूम V/2 गामा -1, तो T2 इज ठीक है। तो आपको इनिशियल फाइनल टेम्परेचर मिल गया फर्स्ट कंपार्टमेंट में और सेकंड कंपार्टमेंट में, इंटू T हो जाएगा। ठीक, टेम्परेचर का रेशियो पूछा है, निकाल सकते हैं। ऐसे प्रेशर भी निकाल सकते हैं। 27, ठीक है। देखो, दो चैम्बर हैं, ठीक, दोनों में जो प्रेशर है गैस का वो 75 सेंटीमीटर मरकरी के हाइट के बराबर है दोनों में। टेम्परेचर 300 केल्विन।
बीच में ट्यूब है जिसमें मरकरी फिल की है, सीवी दिया है इसमें, और दोनों का वॉल्यूम दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब समझना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से, ये हो जाएगा बी। 5 जूल हीट इज सप्लाइड टू द गैस इन वेसल ए एंड 10 जूल टू बी। अब हमने क्या किया, इसको 5 जूल हीट सप्लाई की और इसको 10 जूल हीट सप्लाई की, क्या होगा देखो, सीधी सी बात है, जहां पे ज्यादा हीट सप्लाई की है वहां का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। एक्चुअल में दोनों में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी, उनका वॉल्यूम दोनों का लगभग सेम कांस्टेंट रहेगा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, हीट सप्लाई किया, टेम्परेचर में चेंज आएगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, इधर दबाव पड़ेगा, इधर कम दबाव है, तो मरकरी के लेवल में डिफरेंस आएगा, का लेवल जो है बढ़ जाएगा और इस तरफ का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, दोनों में हाइट का डिफरेंस बताना है। सबसे पहली बात, हाइट का डिफरेंस जो है प्रेशर डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू एच रो जी। तो फाइनल प्रेशर अगर आप निकालो दोनों में तो उनका डिफरेंस एच रो जी के बराबर होगा। अब फाइनल प्रेशर निकालेंगे, देखो, हीट सप्लाई इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए, ये इतना हीट सप्लाई होता है। ठीक, अब टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज में क्या रिलेशन होगा, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। एन डेल्टा टी हो गया डेल पी इंटू वी बाय आर, इसको लिख देंगे सीवी इंटू डेल पी इंटू वी बाय आर। तो दोनों को आपने हीट दिया, हीट पता है आपको, वॉल्यूम पता है, सीवी पता है, आर हम जानते हैं, तो दोनों में जो प्रेशर में चेंज होगा वो निकाल लोगे, तो दोनों का फाइनल प्रेशर मिल जाएगा आपको। फाइनल प्रेशर का जो डिफरेंस है उससे हाइट निकाली जा सकती है। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। ये थर्मल एक्सपांशन चल रहा था, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन में अभी तक हमने पढ़ा कि टेम्परेचर चेंज होने से एक्सपांशन क्यों होता है या कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, फिर उसके लिए अल्फा बीटा और गामा डिफाइन किया, उनमें जो रिलेशन होगा आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए, वो चीज हमने पढ़ी। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम जहां पे थर्मल एक्सपांशन के कारण कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक, तो वन इज एरर इन पेंडुलम क्लॉक। समझना, क्लॉक जो है उसके लिए एक कंडीशन होती है कि उसके जो कांटे हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट करते हैं। वो स्पीड ना तो बढ़नी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अब उस स्पीड को कैसे मेंटेन करें, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बेसिस होता है, सोर्स होता है। जैसे मॉडर्न क्लॉक जो है उसमें क्रिस्टल होता है क्वार्ट्ज का, वो क्रिस्टल वाइब्रेट करता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, और उसके बेसिस पर कांटों की जो गति है, स्पीड है, वो डिसाइड की जाती है। ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है। पहले क्या किया जाता कि पेंडुलम लिया जाता था, और हम जानते हैं कि पेंडुलम जो है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से या कांस्टेंट टाइम पीरियड के साथ मोशन करता है। तो जब पेंडुलम घूमता था तो उसके पीछे फिर गियर वगैरह का कुछ मैकेनिज्म होता था, जिससे घड़ी के कांटे भी एक पर्टिकुलर स्पीड से घूमते थे। अगर पेंडुलम फास्ट हो जाएगा तो घड़ी के कांटे भी फास्ट हो जाएंगे। इस तरह का उसमें सेटिंग। सीधी सी बात है कि घड़ी के कांटों की स्पीड सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। बट पेंडुलम के साथ एक प्रॉब्लम है, पेंडुलम की जो रॉड है
ठीक है। टेम्परेचर चेंज होने के साथ रॉड का एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। गर्मियों की बात करें तो रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल बाई जी, तो लेंथ बढ़ेगी तो रॉड का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है रॉड स्लो चलेगी, और स्लो चलेगी तो घड़ी के कांटे भी स्लो हो जाएंगे, मतलब पेंडुलम क्लॉक जो है वो गर्मियों में स्लो हो जाएगी, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथ कम होगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मतलब अब जल्दी से वो ऑसिलेशन करेगा, तो ऑसिलेशन तेज होंगे तो घड़ी के कांटे भी तेज चलेंगे, मतलब विंटर में घड़ी तेज हो जाएगी। अब जैसे मैंने ड्रामेटिकली शो किया इतना चेंज नहीं होता है, ठीक है, बट फिर भी डिफरेंस आता है। तो वो जो एरर है टेम्परेचर चेंज के कारण वो हमें निकालनी है कि कितनी एरर हो, ठीक। पहले तो ये जान ले, वायर या रॉड जो भी है उसकी लेंथ है एल, तो टाइम पीरियड होगा, मैं लिख रहा हूं इसको टी नॉट, 2 पाई रूट एल बाय जी। एक और बात समझो, जो घड़ी है वो किसी न किसी एक टेम्परेचर के लिए कैलिब्रेट की गई है। भाई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो उसको सही समय बताना चाहिए ना, बाकी टेम्परेचर बदलेगा तो गलत बताइए। तो एक टेम्परेचर के लिए उसको कैलिब्रेट किया है, उस टेम्परेचर को मैं T डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं, तो T डिग्री सेल्सियस इज कैलिब्रेशन टेम्परेचर, और T डिग्री सेल्सियस पर ही उसकी लेंथ जो है वो मैंने L कंसिडर की है, मतलब ये इसका प्रॉपर टाइम है, इसी टाइम के साथ इसको ऑसिलेट करना चाहिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा T से टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, तो नया टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल टी, इस टेम्परेचर पर लेंथ बदल जाएगी। अल्फा लिया हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर वायर ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का वायर का कोएफिशिएंट है अल्फा। तो इस नए टेम्परेचर पर नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसको मैं टी डैश कह रहा हूं, टी नॉट डैश, तो नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाई जी, ठीक है। तो टी नॉट डैश 2 पाई रूट एल बाई जी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर हाफ। अब ये तो हो गया प्रॉपर टाइम जो था उसका शुरुआत का टी नॉट। अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा होता है 1 के रेस्पेक्ट में, तो अप्रोक्सीमेशन हम ले लेंगे, ये बन जाएगा टी नॉट डैश इज इक्वल टू टी नॉट इंटू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी। इसमें एरर कितना आया, ये हुआ टी नॉट डैश माइनस टी नॉट, टी नॉट इंटू हाफ अल्फा डेल्टा टी। मतलब समझना है इसका, घड़ी का पेंडुलम घूम रहा है, टी नॉट टाइम लगता है उसको एक ऑसिलेशन में, तो अगर टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हो जाता है तो उस टी नॉट टाइम में कितनी एरर आ जाएगी, डेल्टा टी नॉट। टी नॉट टाइम में डेल्टा टी नॉट टाइम की एरर आई, अगर घड़ी टोटल कैपिटल टी टाइम तक फंक्शन करती है तो उसमें कितनी एरर आएगी, सीधी सी बात है, ये एक ऑसिलेशन में एरर है, टाइम बढ़ेगा, ऑसिलेशन चलते जाएंगे तो एरर भी बढ़ती जाएगी। तो इफ क्लॉक फंक्शंस फॉर टी टाइम देन एरर कितनी होगी वो निकालना है, डेल्टा टी। तो सीधी सी बात है, टी नॉट टाइम में एरर है डेल्टा टी नॉट, तो टी टाइम में जो एरर होगी दैट वुड बी डेल टी टी बाय टी नॉट इंटू डेल टी नॉट, इसके प्रोपोर्शन होगी टाइम, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम डेल्टा टी निकाल लेंगे, एंड दैट इज टी इंटू हाफ अल्फा डेल टी।
फाइनल वर्ड सुनो, अगर घड़ी के आसपास का टेम्परेचर उसके कैलिब्रेशन टेम्परेचर से चेंज हो गया तो नए टेम्परेचर पर कैपिटल टी सेकंड में, हर टी सेकंड में उसमें एरर आएगा डेल्टा टी, हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू टी के बराबर होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, हम बात करें गर्मियों की, तो टेम्परेचर बढ़ने पर स्लो हो जाएगी, इतना पीछे हो जाएगी, और सर्दियों में जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उतनी घड़ी फास्ट हो गई उतनी आगे हो जाएगी। ठीक है, ये उसका एरर होगा, नोट कर लो। तो बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन there is error in pendulum clock. Although alpha is very small, so error is small and can be neglected, but for long time the error would be appreciable, right? अच्छा, एक और concept है compensated pendulum. Compensated pendulum is so formed that thermal expansion or contraction does not have any effect its working. There is no error in pendulum clock because of thermal expansion or contraction. So how does it work? The pendulum's rod is formed by two different substances. The rod is formed by two different substances such that for one substance alpha is positive, that is when it is heated its temperature increases, when it is heated its length increases, expansion takes place, and other substance has alpha negative, that means when it is heated its length decreases. There are substances which have negative alpha, ठीक है, एक्सेप्शन है वो, टेम्परेचर बढ़ने पर उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। जैसे रबर को जब हम गर्म करते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट उसमें उल्टा नहीं हो पाएगा, ठंडा करने पर वो फैलेगा नहीं। बट ऐसे कुछ सब्सटेंस है जहां पे दोनों तरह का उल्टा बिहेवियर होता है, ठीक। अगर इस तरह के सब्सटेंस से हम रॉड बनाए तो आप समझ सकते हो गर्म करने पर इसकी लेंथ बढ़ेगी, उतनी इसकी लेंथ अगर कम हो जाती है, कंपनसेट कर देता है ये, तो उस केस में पेंडुलम की लेंथ कांस्टेंट रहेगी और उसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंपनसेटेड पेंडुलम।